एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चाई जिन शियान से जियांग के बारे में पूछता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे जियांग ने उन्हें ट्रीट किया, उसका नेचर कैसा था। पर एक बात उसे जियांग के बारे में अजीब लगी कि उसने लास्ट मोमेंट पर डिनर की लोकेशन चेंज कर दी। तभी चाई जिन शियान को एक फ़ोटो सेंड करता है जिसमें जियांग के साथ एक लड़की है जिसका नाम मिंग वई है और वो जियांग के साथ काफ़ी टाइम से है। अब जियांग ने अपने बारे में सारा सच नान को बताया है या फिर नहीं, ये पता करना पड़ेगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शियान नान को मिलने के लिए कॉल करती है जो उसे बताती है कि वो शंघाई में है। तो शान उसे मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ पहुँचने पर नान उसे बताती है कि जियांग ने उसके लिए प्री मैरिटल मेडिकल चेकअप अरेंज किया है। इस पर शान उसे कहती है कि हम अभी जियांग से एक ही बार मिले हैं और वो कुछ ज़्यादा रश नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में। तो नान कहती है कि मुझे जियांग पर पूरा भरोसा है। जियांग फिर उसे वो फ़ोटो के बारे में बताना चाहती थी, पर इतने में जियांग वहाँ पर आ जाता है, जिससे नान बोलती है कि तुम हमारे इतने टेस्ट करवा रहे हो, कहीं तुम्हें मेरी फैमिली के जीन्स पर कोई शक तो नहीं है। तो वो कहता है कि ये सब हमारी शादी के बाद होने वाले बेबी की हेल्थ के लिए है। तभी नान की बारी आती है, जिसके जाने के बाद शियान जियांग से डायरेक्टली मिंगवे के बारे में पूछती है जो कि उस फोटो में उसके साथ थी। जियांग उसे बता देता है कि वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड है और बिजनेस पार्टनर भी, और वो आज भी एक साथ काम करते हैं। शियान पूछती है कि क्या नान इस बारे में जानती है, जिस पर वो हाँ कहता है और यकीन दिलाता है कि उसने नान के लिए अपने सारे पास बुला दिए हैं, इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद जियांग भी अपने टेस्ट के लिए चला जाता है। फिर हम जोंग को देखते हैं जो कि डेंग के साथ वापस से घर आ जाती हैं और उसकी आंखों पर पट्टी लगी थी, जिसका मतलब रात को बेड से गिरने के बाद उसको चोट लग गई थी। तभी अंदर से डेंग की मॉम निकलती है जो कि उसकी चोट के बारे में पता लगने के बाद वहाँ पर आई थी। वो जिस तरीके से जोंग से बात कर रही थी उससे पता चलता है कि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। मॉम के पूछने पर डेंग बताता है कि ज़्यादा ड्रंक होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इस पर भी मॉम जोंग को ही कहती है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था ना। डेंग जब जोंग की साइड लेता है तो मॉम कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कोई सीरियस इंजरी हो जाती तो ये तुम्हारे साथ रहेगी। इस पर जोंग ना में जवाब दे देती है और उन्हें कहती है कि वो डिवोर्स चाहती हैं। मॉम अलग अलग गेसेस करने लग जाती है कि क्या कारण होगा। इस पर जोंग कहती है कि मैं भी इसके साथ और नहीं रह सकती। वो उन्हें ये भी बताती है कि हम शुरुआत से ही अलग रूम में रहते हैं। कल जब भी ज़्यादा ड्रिंक करके यहाँ पर आया तो मैंने इसे बेड से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से इसे चोट आई। जो सुनकर मॉम डेंग को डांटती है। तभी जोंग काम पर जाने लग जाती है तो मॉम उसे रोककर कानून बताने लग जाती है कि तुमने इसे मारा है तो तुम पर लीगल एक्शंस हो सकते हैं। पर जोंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि वो ज़बरदस्ती इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। इसके बाद डेंग की मॉम बात करने के लिए जोंग के पेरेंट्स के पास चली जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। ये सुनकर मॉम और डैड भी हैरान थे। डेंग की मॉम उन पर काफ़ी गुस्सा करती है कि वो उनके बेटे को इस तरह कैसे मार सकती है। ये सुनकर डैड जोंग से बात करने के लिए जाने लगते हैं तो डेंग की मॉम उन्हें रोकते हुए कहती है कि मैं जोंग के टीम लीडर को फ़ोन कर दिया था और वो आती ही होगी। जो सुनकर डैड हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें बच्चों के काम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तभी जोंग वहाँ पर गुस्से में आकर डेंग की मॉम को आइंदा टीम लीडर को कॉल करने से मना कर देती है। डेंग की मॉम अब यहाँ पर उसे ये पूछने के लिए कहती है कि इसे डिवोर्स क्यों चाहिए। इस पर जोंग उनसे बहस करने लग जाती है कि आपका बेटा है ही इतना आउटस्टैंडिंग कि मैं उसे डिजर्व ही नहीं करती। जिसके ऐसे जवाब सुनकर वो उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उनकी बहस काफ़ी बढ़ जाती है। तभी अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है, जो देखकर मॉम डैड काफ़ी घबरा जाते हैं। पर जोंग इसे एक्टिंग कहकर चली जाती है। जब मॉम अंदर से मेडिसिन लेकर आती है तो डेंग की मॉम एकदम से ठीक हो जाती है और डैड से कहती है कि मैंने तुम्हें सारी सिचुएशन बता दी है तो अब तुम सब कुछ हैंडल करो। अगर उसके बाद भी जोंग डिवोर्स चाहती है तो उसे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। इतना कहकर वो गुस्से में चली जाती है। फिर डैड और मॉम बहस करने लग जाते हैं कि जोंग से जाकर बात कौन करेगा, क्योंकि उसका गुस्सा वो दोनों ही जानते थे। इसीलिए अब डैड ज़बरदस्ती मॉम को उससे बात करने के लिए भेज देते हैं, जहाँ पर जोंग उन्हें बताना शुरू करती है कि डेंग कितना ड्रिंक करता है, पूरा दिन गेम खेलता रहता है या फिर फ़ोन चलाता रहता है। उसने जब भी उसे बात करने की कोशिश की तो उसने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया, इसलिए वो ऐसे किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहना चाहती। तभी डैड वहाँ पर आते और जोंग से कहते हैं कि गलती तुम्हारी है, जो कि शादी के इतने टाइम बाद भी तुम्हारा कोई बेबी नहीं है। तो वो कहती है कि अगर उन्होंने बेबी प्लान किया तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस पर ही होगी। लेकिन डैड उसके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे थे, वो उसके फैसले को गलत साबित किए जा रहे थे। इसलिए जोंग वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मॉम डैड से कहती है कि तुम्हें शांति से बात करनी चाहिए थी। अब हम नान को देखते हैं जो कि अपने वर्कशॉप पर जब जाती है तो वहाँ पर उसके साथ काम करने वाले बताते हैं कि अंदर कोई जियांग की फ्रेंड आपका इंतज़ार कर रही है। जो देखने के बाद नान जियांग को कॉल करके इसके बारे में पूछती है तो बताता है कि मुझे यहाँ पर कुछ काम पड़ गया था तो मैंने मिंग वई को अपनी जगह पर भेज दिया और मैं बाद में आ जाऊँगा।
लेकिन नान उससे क्या बात करेगी उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पर अब उसे मिलने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। जब वो उसे मिलती है तो मिंगवे उसके ग्लास आर्टिफैक्ट्स की काफ़ी तारीफ करती है। फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे वैसे भी मिलकर ही देखना चाहती थी कि वो कौन लड़की है जिसने जियांग को इम्प्रेस कर लिया। इसके बाद वो उसे अपनी चीज़ें क्लियर करने लग जाती है कि वो जियांग के साथ काफ़ी टाइम से है, उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट साथ में काम किया है, जिस दौरान वो एक दूसरे के क्लोज भी आ गए। लेकिन वो सब कुछ पास्ट की बातें हैं। ये सब बताकर वो ये दिखाना चाहती थी कि उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप के बीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो उसे रिलेशनशिप एडवाइस देने लग जाती है कि उसे जियांग पर ट्रस्ट करना चाहिए, उस पर नज़र रखने की बजाय, जिससे नान को लगता है कि जियांग ने मिंगवई को अपनी तरफ से चीज़ें जस्टिफाई करने के लिए भेजा है। इसीलिए वो उसे कहती है कि उसे जियांग पर पूरा ट्रस्ट है, वो उसे चीट नहीं करेगा। अपना काम होने के बाद फिर मिंगवई वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नान अपनी फ्रेंड से इस बारे में बात करती है तो उनमें से एक कहती है कि एक्स लवर रिलेशनशिप के बाद कभी दोस्त रह ही नहीं सकते, पर अगर फिर भी ऐसा है तो मतलब उनके बीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। तभी जियांग का ड्राइवर उसे पिक करने के लिए आ जाता है, जो देखकर नान हैरान हो जाती है क्योंकि जियांग खुद यहाँ पर उससे मिलने के लिए आने वाला था। इसीलिए वो जियांग को कॉल करके इस बारे में पूछती है तो बताता है कि उसकी बहन जियाशा जल्दी ही वापस आ रही है, तो उसने उसके साथ खाने का प्लान बनाया है। सीन अब डेंग पर आता है जो कि गेम खेल रहा था। तभी उसकी माँ वापस आती है और उसे सामान पैक करके वहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन वो चलने से मना कर देता है। मॉम उसे समझाती है कि मैं तुम्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी खुश देखना चाहती हूँ, फिर भले ही जोंग तुम्हें डिवोर्स दे दे। जिसके बाद वो जोंग की बुराई करने लग जाती है और ये सब कुछ करके वो अभी से उसे दूसरी शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी, लेकिन वो फिर भी मना कर देता है। इस पर वो बोलती है कि वो तुम्हारे साथ बच्चे तक प्लान नहीं करना चाहती है, तो तुम क्यों उसके साथ रहना चाहते हो। पर फिर भी वो उसे छोड़ने के लिए मना कर देता है, जो देखकर मॉम गुस्से में चली जाती है। वहीं नान जियांग के घर पर जाकर जियाओशाओ से मिलती है, जो कि नान को देखकर कहती है कि मेरा भाई इतना आसानी से किसी लड़की को घर पर नहीं लेकर आता, तुम्हें देखकर लगता है कि वो तुम्हें काफ़ी पसंद करता है। इसके बाद वो उसे घर दिखाने लग जाती है, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो शो ऑफ कर रही है। उसे बताने लगती है कि लाइट्स किस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन की थी, जिससे नान बोर हो जाती है। तभी केयर टेकर आकर बताती है कि जियांग वापस आ गया है, जिसे जाकर जब वो दोनों मिलते हैं तो वहाँ पर भी जिया अपने गार्डन के बारे में बताना शुरू कर देती है, जिसे जियांग वापस अंदर भेज देता है। उसके बाद वो नान से कहता है कि शादी के बाद वो यहीं पर रहेगी, लेकिन नान शायद अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। तो जियांग उसे समझाने लग जाता है कि उनके रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया है, उसके बारे में वो सब कुछ जानती है और मिंगवई से भी मिल चुकी है। तो वो कहती है कि मिंगवई को भेजने के बजाय तुम्हें खुद मुझे सब कुछ बताना चाहिए था, पर उसे डर था कि वो उसकी बात पे यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने उसे भेजा। इस पर नान कहती है कि अगर ऐसा है तो मिंगवई को तुम अभी ब्लॉक करो, जो सुनकर जब वो ऐसा करने लगता है तो वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद जियांग उसे यकीन दिलाता है कि वो सच में उसके साथ फैमिली शुरू करना चाहता है, जो सब कुछ जिया ऊपर से देख रही थी। दूसरी तरफ हम डैड को देखते हैं, जो कि डेंग के लिए कुछ सामान लेकर आए थे, जिससे उसकी आंख जल्दी से ठीक हो जाए। डैड फिर उससे पूछते हैं कि आखिर वो क्या चाहता है, तो बताता है कि उसे डिवोर्स नहीं चाहिए। डैड उसे समझाने लग जाते हैं कि फिर तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन डेंग कहता है कि उस दिन वो कुछ ज़्यादा ही ड्रंक था। फिर डैड उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी। इतने में जोंग भी आ जाती है। उसके पूछने पर डैड बताते हैं कि वो बस जैंग का हाल चाल पूछने के लिए आए थे और उनसे उनके घर वापस जाने की बात करती है। डैड डिनर तक रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन वो कहती है कि हम डिनर नहीं बनाते, अगर आपको खाना है तो वापस घर जाइए। इसीलिए अब डैड खुद ही कुकिंग करने के लिए चले जाते हैं और डेंग को भी रूम में जाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। जोंग उनसे वापस जाने की जिद करती है, पर वो कुकिंग करके ही मानने वाले थे। उनके बीच यहाँ पर खींचातानी होने लग जाती है, जिसकी वजह से डैड की कमर में चोट लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैड अब घर पर आ गए थे और मॉम उनकी कमर पर मसाज दे रही थी। वो डैड से कहती हैं कि तुम्हें बच्चों के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था। वो बात कर ही रहे थे कि इतने में डिलीवरी पार्सल आता है। जब मॉम जाकर रिसीव करती हैं तो उसमें जोंग ने डैड के लिए मेडिसिन भेजी थी, लेकिन डैड अब भी खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि जोंग खुद उन्हें देने के लिए क्यों नहीं आई। अगले दिन डैड फिर शियान को कॉल करके जोंग को समझाने के लिए कहते हैं कि वो डेंग को डिवोर्स ना दे, क्योंकि मॉम और डैड तो पहले ही कोशिश करके देख चुके थे। जिसके बाद शियान गाओ को फ़ोन करके बताती है कि वो घर नहीं आ पाएगी, उसे जोंग के पास जाना है। इस पर वो उसे बच्चों के स्कूल में होने वाले पेरेंट्स चाइल्ड स्पोर्ट डे के बारे में बताता है, जिसमें कल उनका जाना ज़रूरी था। जब शियान निकल ही रही थी कि चाइजन उसे आकर एक गुड न्यूज़ के बारे में बताता है, जिसे चाइजन गेस करती है कि उसका प्रमोशन हो गया है।
पर वो बताता है कि इसके लिए उसने उसे रिकमेंड किया है, जो सुनकर वो हैरान होती है। अब अपनी प्रमोशन वाली बात सुनकर शियान कहती है कि फिर तो उसे दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और उसके लिए चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी क्योंकि उसकी एक फैमिली भी है। इस पर चाइजन उसे उसके बारे में पहले सोचने के लिए कहता है, पर वो अपनी फैमिली और अपनी सिस्टर को छोड़कर उनसे दूर नहीं जा सकती थी। चाइजन उसे एक बार फिर से सोचने के लिए कहता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर शियान वहाँ से जोंग के पास चली जाती है, लेकिन जोंग उसकी बात सुनने के बजाय उल्टा देंग की बुराई करने लग जाती है और कहती है कि इस तरह वो डेली उसके साथ और नहीं जी सकती, क्योंकि जब उसे उसके मॉम डैड ने कंट्री साइड अकेले बड़े होने के लिए छोड़ दिया था तो उसे उम्मीद थी कि वो लोग उसे लेने के लिए वापस ज़रूर आएंगे, पर कोई भी नहीं आया। और जब वो पहली बार देंग से मिली थी तो उसे वो अपनापन महसूस हुआ जो वो ढूंढ रही थी, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो फिर से गलत निकली। उसकी बातें सुनने के बाद शियान अपने आंसू नहीं रोक पाती। इतने में देंग वहाँ पर आ जाता है जिसने फिर से ड्रिंक की हुई थी। वो शियान को देखकर जोंग को समझाने के लिए कहता है कि वो उसे डिवोर्स ना ले, क्योंकि उसके फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिवोर्स नहीं है। आज उसके क्लोज फ्रेंड का बर्थडे था जिसमें सबकी वाइफ आई हुई थी, पर जोंग ने मना कर दिया था, जो देखने के बाद शियान को खुद जोंग के लिए बुरा लगता है। वो अब जोंग को बताती है कि उसे कंट्री साइड मॉम डैड ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, बल्कि उस टाइम की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उसकी भलाई के लिए वहाँ पर छोड़ा था। शान उसे बताती है कि वो उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझती है, क्योंकि जो अटेंशन और केयर वो मॉम डैड से चाहती थी वो उसे देंग से मिलने लगी, पर हालात अब कुछ और है। उसकी कंडीशन देखने के बाद शान उसे डिवोर्स के फैसले में उसका सपोर्ट करती है और बोलती है कि वो उसे एक लॉयर भी रेफर करवा देगी। शान अब जैसे ही घर आती है तो गाओ उसके फ़ोन पर चाइजन का मैसेज देखता है जिसमें उसके प्रमोशन वाली बात लिखी थी और ये भी कि उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, जिसके लिए गाओ से बात कर लेनी चाहिए। जो देखने के बाद वो शियान का फ़ोन वहाँ पर वैसे ही रख देता है। अगले दिन गाओ फिर अपनी प्रोफेसर यांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उन्हें उनकी फ़ाइल देने के बाद उनसे ट्रायल लेक्चर के बारे में पूछता है ताकि वो पहले अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो बताते हैं कि वो जल्दी ही होंगे, पर वो पहले उसे अपने एग्ज़ाम पर ध्यान देने के लिए कहते हैं, क्योंकि सभी को उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट की बेसिस पर डिसाइड होगा कि कौन इस इंस्टीट्यूट के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं जिसे उसके डैड देंग की वीडियो भेजते हैं, जो कि उनके साथ में था और काफ़ी ड्रंक था। वो जोंग से कहता है कि वो उसके लिए अपनी सारी आदतें बदल लेगा, बस वो उसे एक चांस दे दे। ये देखने के बाद जोंग अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ वो उन्हें देंग को अपने पास बुलाकर ड्रिंक कराने से मना करती है, पर डैड उससे उसकी बात करने लग जाते हैं कि वो तुम्हारे लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है, तो तुम अपना फैसला बदल दो। लेकिन वो कहती है कि देंग हर बार यही कहता है और कभी भी नहीं बदलता, इसलिए मैंने डिवोर्स लॉयर से बात कर ली है और अगर उसने डिवोर्स के लिए मना किया तो मैं उस पर केस कर दूंगी। जिससे डैड गुस्सा होकर चले जाते हैं और जोंग भी चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ से जाने के बाद जोंग देंग को मैसेज करके डिनर के लिए घर पर बुलाती है। अब जब जोंग सामान लेकर घर पर पहुँचती है तो देखती है कि टेबल पर फ्लावर्स रखे हुए हैं। तभी देंग उसके सामने आता है, जो अभी नहा कर आया था। जोंग समझ जाती है कि उसने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है, तो वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया था कि तुम खाने के लिए मेरे पेरेंट्स को परेशान करना बंद करो। तुम कोई बच्चे नहीं हो जो कि अपने लिए खाना भी ऑर्डर नहीं कर सको। जो सुनकर वो एक बार फिर से बहस शुरू कर देता है और उसे वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो वो यहाँ से चला जाएगा। जो सुनकर वो भी उसे नहीं रोकती और जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जब वो लेट नाइट घर पर आती है तो देखती है कि गाओ अभी तक जगा हुआ था। वो उससे प्रमोशन वाली बात पूछता है, क्योंकि चाइजन ने उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। इसीलिए गाओ पूछता है कि तुमने अभी तक इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। तो बताती है कि मैं अभी इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, जोंग डिवोर्स ले रही है, नान की शादी होने वाली है और तुम भी अपने इंस्टीट्यूट में ही रहने वाले हो ग्रेजुएशन के बाद। इस पर गाओ बोलता है कि अगर तुम्हारा कंसर्न बाकी लोगों को लेकर है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम मेरी वजह से ये अपॉर्चुनिटी जाने दे रही हो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना तुम्हारे पेरेंट्स सोचेंगे कि मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। शियान अभी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि गाँव का प्लान इसी इंस्टीट्यूट में रहने का था। जिस पर गाँव से समझाता है कि ऐसी अपॉर्चुनिटी उसे बार बार नहीं मिलेगी। बात रही तुम्हारे पेरेंट्स की, तो नान भी अब अपनी फैमिली शुरू कर रही है, तो उनका ख्याल रख सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान चाइजन से मिलकर उससे पूछते हैं कि तुमने गाँव को कॉल क्यों किया। वो बताता है कि ये सब उसने उसी के लिए किया, क्योंकि वो उससे बात करने में घबरा रही थी, लेकिन चाइजन का ये तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस पर वो कहता है कि हम कलीग से ज़्यादा अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी फिक्र थी। अभी तुम्हारी जो सिचुएशन है उसमें तुम फैमिली एक्सपेंसेस पर कैसे हैंडल कर पाओगी, लेकिन अगर वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी सैलरी डबल हो जाएगी। जिसके बाद वो उसे रेडी रहने के लिए कहता है, क्योंकि हेडक्वार्टर से सर्वे के लिए कुछ लोग आएंगे जो कि उसे या फिर सुनियंग को चुन सकते हैं इस पोस्ट के लिए। दूसरी तरफ हम देंग को
देखते हैं जो कि वो अपनी आईज का चेकअप करवा कर जब वापस आ रहा था तो उसे जोंग की मॉम वहाँ पर मिल जाती है। वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एक कलीग से मिलने के लिए आई थी, लेकिन तभी चेकअप के लिए उनका नाम लिया जाता है, जिसका मतलब वो झूठ कह रही थी। फिर वो देंग को बताती है कि उनके बाल काफ़ी टूट रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी, और ये बात वो उसे किसी से बताने से मना करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान गाँव और बच्चों के साथ अपने मॉम डैड के पास आती है, जिन्हें देखकर मॉम डैड काफ़ी खुश होते हैं। शियान डैड को यहाँ पर अपने प्रमोशन वाली बात बताती है, जिसके लिए उसे दूसरे शहर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो उनसे मिलने के लिए अब कम आ पाएगी। ये सुनकर डैड काफ़ी अपसेट हो जाते हैं, पर वो इस बात से खुश भी थे कि वो अपने करियर में आगे बढ़ रही है। लेकिन वो उसे गाँव के बारे में सोचने के लिए भी कहते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि ये डिसीजन उन्होंने मिलकर ही लिया है। फिर वो दिन आ जाता है जब शियान का सिलेक्शन होने वाला था। उस दिन रेडी होकर जब वो जा रही थी तो वो काफ़ी नर्वस लग रही थी, जो देखकर गाँव उसे हक कर लेता है और उसे चेयर अप करता है कि वो ये कर लेगी। जैसे अब शियान ऑफिस पहुंचकर अपनी प्रेजेंटेशन वाली हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर रही थी तो उसमें बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए वो गाँव को मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल देखने के बाद भी वो उसे पिक नहीं करता। शियान उसे मैसेज करके घर से ओरिजिनल फाइल भेजने के लिए कहती है, जो कि उसके पीसी में थी, पर इस पर वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। अंदर सभी लोग शियान के प्रेजेंटेशन का वेट कर रहे थे, पर उसके पास फाइल ही नहीं थी। तभी चाइजिन शियान को मैसेज करता है, ये सभी लोग हेडक्वार्टर से आए हैं, हम इन्हें ज़्यादा देर वेट नहीं करवा सकते। ये देखने के बाद वो और भी टेंशन में आ जाती है। फिर अब शियान मीटिंग में आकर सभी को बताती है कि उसकी हार्ड ड्राइव डैमेज हो गई है, जिसमें सारी फाइल और प्रेजेंटेशन थी, पर फिर भी वो किसी तरीके से अपना प्रोजेक्ट सभी को एक्सप्लेन करना शुरू करती है। यहाँ पर हम पिछली रात का सीन देखते हैं, जब गाँव अपने डेस्क पर काम कर रहा था तो वो गलती से हार्ड ड्राइव पानी में गिरा देता है, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बताता। वहीं मीटिंग में शियान अपनी प्रेजेंटेशन ना होने के बावजूद सभी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती है और उन्हें काफ़ी पसंद आता है, जिसके लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं। लंच टाइम में फिर गाओ शियान को कॉल करके उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उदास होकर बताती है कि काफ़ी चीज़ें खराब हुई, पर उसने अपनी पूरी कोशिश की है और अगर उसे अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है तब भी कोई बात नहीं। तभी चाइजिन वहाँ पर आता है, इसीलिए शियान कॉल कट कर देती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सुनियंग के मुकाबले काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी सभी को यकीन हो गया है कि तुम मैनेजमेंट लेवल पर अच्छा काम करोगी। मगर अब शियान और सोनियो को सेम वोट्स मिले थे, इसलिए सब कुछ चाइजिन के हाथ में ही था कि वो किसे रिकमेंड करेगा, और वो यहाँ पर शियान से पूछने के लिए आया था कि वो क्या चाहती है। इस पर यह चीज़ वो गाओ को भी बताती है, लेकिन वो खुश नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम देंग को देखते हैं, जो कि जोंग को मैसेज करता है। वो उसे बता देता है कि वो उसकी मॉम से हॉस्पिटल में मिला था, जो कि हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर आई थी, पर उन्होंने ये बात किसी को बताने से मना किया। ये मैसेज देखकर वो घबरा जाती है। वो अब तुरंत ही मॉम के पास चली जाती है, इस बारे में बात करती हैं, तो मॉम उसे बताती है कि उन्हें लग रहा है कि आंटी से हेयर ट्रीटमेंट लेने के बाद उनके बाल काफ़ी टूट रहे हैं, बस इसीलिए वो हॉस्पिटल गई थी। इतने में डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें जब सारी बात पता चलती है तो वो आंटी के सैलून में पहुँच जाते हैं और उनसे इस बारे में लड़ने लग जाते हैं कि उनके ख़राब प्रोडक्ट की वजह से मॉम के बाल टूट रहे हैं, जिस पर सफाई देते हुए वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भी तो सेम प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। फिर वो कहती है कि हो सकता है प्रॉब्लम उन्हीं के साथ हो, क्योंकि डैड के साथ काम करने वाले की वाइफ की भी सेम सिचुएशन थी, और जब उन्होंने चेकअप करवाया तो उन्हें कैंसर के बारे में पता चला, जिस पर डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद डैड मॉम से कहते हैं कि कल वो उन्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इससे उनकी बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो। डैड उन्हें हिम्मत देते हैं कि वो उनके साथ है और उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। अगले दिन फिर हम देखते हैं कि शान को इसके बारे में पता चल जाता है। वो मॉम के लिए एंटी हेयर लॉस शैम्पू लेकर आती है। फिर मॉम उसे कुछ गर्म कपड़े देती है, क्योंकि प्रमोशन के बाद जब वो दूसरे शहर जाएगी तो वहाँ पर काफ़ी ठंडी होगी। तभी डैड अपनी बहनों को वीडियो कॉल करते हैं, जो कि ट्रिप पर गई हुई थी। जिस बीच वो डैड को मॉम की मेडिकल चेकअप करवाने के लिए कहते हैं। तभी डैड देखते हैं कि मॉम स्टेयर्स के पास बेहोश हो गई थी, जिन्हें वो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। जहाँ पर जोंग जब पहुँचती है तो देखती है ये काफ़ी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है। शान उसे बताती है कि मॉम को जियांग ने यहाँ पर भिजवाया है। अभी तक जो भी टेस्ट हुए थे उसमें कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई है, इसलिए अभी वो मॉम को कुछ दिन यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। पर शान यहाँ पर जोंग से पूछती है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई कि मॉम हॉस्पिटल चेकअप के लिए गई थी, तो बताती है कि उसे ये बताकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो प्रमोशन के लिए काम कर रही थी। जोंग का ये जवाब सुनकर शान हैरान हो जाती है कि वो उससे ऐसे क्यों बात कर रही है। तो जोंग बोलती है कि क्योंकि तुम कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा सेल्फिश हो गई हो और उनका ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बन गई, जबकि वो मुझसे ज़्यादा तुम दोनों से प्यार करती हैं। जिनकी ये बातें मोहम्मद दर से सुन रही थी। शान उसे अब जब समझाने की कोशिश करने लग जाती है तो जोंग उसे
यही कहकर चली जाती है कि अब से मुझे फैमिली मैटर में इन्वॉल्व मत करना। जिसके बाद शियान मॉम के पास जाती है, जिन्हें वो समझाती है कि इस एज में उनके साथ ये सब होना नॉर्मल है। अगर आप पहले ही हमें बता देती तो हम आपका चेकअप करवा देते। लेकिन मामू से जोंग के साथ हुई आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछती है, जिस पर शियान काफ़ी गुस्सा थी तो मामू से समझाती है कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें उससे इस तरीके से नाराज़ नहीं होना चाहिए। मॉम बताती है कि जब शियान ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था तो जोंग काफ़ी रोई थी क्योंकि वो उससे दूर नहीं होना चाहती थी। यही बात है कि वो शियान के प्रमोशन से खुश नहीं है क्योंकि वो उससे दूर चली जाएगी। शियान फिर रूम के बाहर आती है। जोंग अभी तक वहीं पर बैठी हुई थी, पर उसे देखते ही वो जाने लगती है। शियान उसे रोकती है और बताती है कि प्रमोशन के बाद वो मॉम डैड को अपने साथ शेंज़ेन ले जाएगी। जो सुनकर जोंग हैरान होती है और कहती है कि उन्हें वहाँ पर अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो शियान कहती है कि अगर वो यहाँ पर रहे तो फिर तुम पर बर्डन रहेगा। इसीलिए वो जोंग से पूछती है कि क्या वो शेंज़ेन जाने का प्लान कैंसिल कर दे, जिसके लिए जोंग उसे मना करती है क्योंकि यह अच्छा चांस है। ये सुनकर शियान उसे चिढ़ाने लग जाती है कि मॉम से मुझे पता चला कि तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती और मेरे यूनिवर्सिटी जाने के बाद रोई भी थी। इस पर वो हंसी नहीं रोक पाती, मतलब कि अब वो उसे नाराज़ नहीं थी। फिर शानू से उसकी डिवोर्स का प्लान पूछती है, पर जोंग ने इस बारे में कुछ सोचा नहीं था। इतने में नान भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिससे बिना मिले ही जोंग वहाँ से चली जाती है। तभी शान नान को 30,000 युआन ट्रांसफ़र करती है ताकि वो जोंग को हॉस्पिटल बिल लौटा सके। इस पर नानू से मना करती है कि वो हमारी फैमिली बनने वाला है तो उसे मदद करने दो ना। पर शियान ये कहकर मना कर देती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, तब तक उन्हें चीज़ें सॉर्टेड ही रहने देनी चाहिए। जिसके बाद वो भी चली जाती है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि कहीं बाहर था और वो एक्सीडेंटली वहाँ एक होटल में लीशू से मिलता है, जिसे उसने एक दिन ड्रॉप किया था। वो वहाँ पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। कॉबी उसे बताता है कि वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ही आया है। इसके बाद वो उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलता है तो लीशू उसे उसके फ्रेंड के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि किसी काम की वजह से वो पहले ही चले गए हैं। लेकिन लीशू उसका झूठ पकड़ लेती है और समझाती है कि वो दुखी और यहाँ पर अकेले में कुछ टाइम बिताने के लिए आया है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर शान से ये झूठ कहा था कि उसके सीनियर ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में उसके लिए एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए, जिसके इंटरव्यू का बोलकर वो यहाँ पर आ गया था। कॉ फिर लीशू से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। इस पर वो उसे पहले बताती है कि जूनियर्स उसके बारे में काफ़ी बातें करते हैं, पर एक प्रॉब्लम थी कि उसने काफ़ी जल्दी शादी कर ली। जिसके बाद गाओ जब यहाँ से चेकआउट करने के लिए सामान पैक कर रहा था तो वो अपनी टी शर्ट यहीं पर छोड़ देता है। जब वो घर पहुँचता है तो शान उसके इंटरव्यू के बारे में पूछती है। इस पर वो बता देता है कि सब कुछ अच्छा हुआ। फिर वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है, पर तभी गाओ को एक नंबर से कॉल आता है। गाओ शियान को उसे पिक करने के लिए कह देता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो शियान काफ़ी परेशान बैठी हुई थी। उसके पूछने पर शियान बताती है कि जहाँ पर उसने स्टे किया था वहाँ के स्टाफ का कॉल आया कि वो अपना सामान भूल गया है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो हांगकांग नहीं गया था। गाओ उसे बताता है कि उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी और वो उसे सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शियान को शेंजन जाने में कोई प्रॉब्लम हो। अगर वो उसे बताता है कि उसने भी हमेशा से यही चाहा है कि उसके पास एक स्टेबल जॉब हो, पर अब जब उसे उसके साथ शेंज़ेन जाना पड़ेगा तो वहाँ वो क्या ही करेगा, क्योंकि उसका सब कुछ तो यहीं पर है और वो अपनी फैमिली पर बर्डन नहीं बनना चाहता। उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो शान को शेंज़ेन जाने से रोकने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तो शान उसे समझाती है कि वो फैमिली पर बर्डन नहीं है, उन्हें उसकी ज़रूरत है। अगर उनकी लाइफ ऑर्डिनरी भी है तब भी वो खुश है क्योंकि उसकी फैमिली साथ में है। अगले दिन शान अब मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और उन्हें ये सारी बात बताती है। इस पर मॉम उसे कहती है कि नए शहर में जाना तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर तुम्हें खुद को एडजस्ट करना होगा। वो गाँव की तारीफ भी करती है कि वो उसे कितना सपोर्ट करता है। लेकिन मॉम इस बात से दुखी थी कि उनकी बेटी जो कभी भी उनसे मिलने के लिए आ जाया करती थी वो काफ़ी दूर जा रही है। वो शियान से कहती है कि हमें जब भी मिलने का मन होगा तो हम खुद ही आ जाया करेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शियान रोते हुए उन्हें हक कर लेती है क्योंकि उसे भी उनसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जिन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि मॉम को किडनी स्टोन है, पर कंडीशन उतनी सीरियस नहीं है। लेकिन जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है वो है डिप्रेशन। इसीलिए फैमिली मेम्बर्स को उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। शाम को अब शियान फिर जाकर चाइजन से मिलती है और कहती है ये प्रमोशन वो सनयंग को दे दे। ये सुनकर चाइजन हैरान होता है, पर शियान बताती है कि इस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी सोचा, उसके लिए उसकी फैमिली प्रायोरिटी है।
यहाँ तक कि जब उसने यूनिवर्सिटी चूज़ की थी वो भी उसके घर के पास ही थी, ताकि उसे अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। जो सुनने के बाद चाइजिन उसे इतना कहता है कि उसे इस फैसले से खुशियाँ मिले। इसके बाद शियान घर पर वापस आती है और देखती है कि गाओ सोफे पर ही सो गया था। जिसे उठाने के बाद वो उसे शेंज़न ना जाने वाला अपना फैसला बताती है और उसका कारण वो अपनी फैमिली बताती है जिनसे वो दूर नहीं जा सकती। इस फैसले के बाद गाओ अपनी रिसर्च जारी रख सकता है और वो सभी अब से यहीं पर रहेंगे, जिसके लिए वो उसे थैंक यू कहता है इतना सोचने के लिए। तो शियान कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसे सोने के लिए कहकर चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि नान फैमिली ग्रुप में अपनी और जियांग की एक साथ एंगेजमेंट वाली फ़ोटो डालती है, जिसके लिए सभी काफ़ी खुश होते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। फिर डैड शियान से मिलकर उसे बताते हैं कि नान चाहती हैं कि हम कल जियांग की फैमिली से मिलें, जिसके लिए वो कोई गिफ्ट लेना चाहते थे। तो शियान उन्हें बताती है कि वो पहले ही गिफ्ट सोच चुकी हैं। फिर डैड बताते हैं कि नान की अंकल की एक विश थी कि जब नान की शादी हो तो उसे एक ट्रेडिशनल ड्रेस गिफ्ट दी जाए, इसीलिए डैड अंकल की उस विश को पूरा करना चाहते थे, जिसके लिए शियान भी मान जाती है। लेकिन डैड की एक और विश थी कि उन्होंने उसकी और जैंग की शादी पर 2 लाख युआन गिफ्ट दिए थे, पर नान की शादी में देने के लिए उनके पास उतनी सेविंग नहीं थी, जिनकी बात शियान समझ जाती है और कहती है कि वो ये हैंडल कर लेगी। इस पर डैड खुश हो जाते हैं। फिर शियान उन्हें अपनी प्रमोशन ना लेने वाली बात बताती है, जिस पर पहले तो डैड हैरान होते हैं, लेकिन फिर उसके फैसलों को सपोर्ट भी करते हैं। सीन अब गाँव पर आता है, जो कि अपने इंस्टीट्यूट से जब जा रहा था तब लीशु उसे पीछे से आवाज़ देकर रोकती है। उसके पास जाने के बाद वो बताती हैं कि फैकल्टी ने जो नोटिस इशू किया था उसमें गाँव का नाम इस साल के ट्रायल लेक्चर में नहीं था। ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान होता है और इस बारे में अपने सीनियर से पूछता है। इस पर वो उसे बताते हैं कि रूल के हिसाब से फर्स्ट डिग्री वाले PhD स्टूडेंट्स ही इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं और गाँव भी अंडर ग्रेजुएट है और रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता। सीनियर उसे हिम्मत देते हैं कि वो काफ़ी काबिल है और उसे कहीं ना कहीं और जगह मिल ही जाएगी, लेकिन इस सब से वो काफ़ी टूट जाता है। तब लीशु एक बार फिर उसके पास आती है और उसे जूस देती है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसे उसके बच्चों के स्कूल से फ़ोन आता है कि उन्हें पिक करने के लिए कोई भी नहीं आया। तो शियान गाँव को कॉल करती है, जो कि लीशु के साथ में था। वो शियान का कॉल देखने के बाद भी पिक नहीं करता। ये देखकर लीशु उसे कहती है कि कोई ज़रूरी काम होगा। इस पर वो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल से लेकर आना होगा। गाँव अब कॉल नहीं उठा रहा था, तो शियान किसी और को बच्चों को लेने के लिए भेज देती है और फिर गाँव की कार की लोकेशन चेक करती है, जिसके बाद उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है। वहीं हम गाँव को देखते हैं, जो कि काफ़ी गुस्से में था रिजेक्ट होने की वजह से। अब जब शियान वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि गाँव वहाँ पर अकेला बैठा हुआ था। उसे कॉल ना उठाने का कारण पूछती है तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी जगह किसी और को दे दी गई है और वो झूठा रीज़न बताता है कि उसने हांगकांग की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। जो बातें उन्हें पता चल गई, उसने उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश की पर कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अब गाँव काफ़ी पछता रहा था कि उसकी वजह से शियान अपना प्रमोशन नहीं ले पाए और उसके हाथ से भी अपॉर्चुनिटी चली गई। दूसरी तरफ हम नान को देखते हैं, जो कि जियांग के घर में जब आती है तो वहाँ पर उसकी बहन थी, जिसे नान बताती है कि जियांग ने आज उसे यहाँ डिनर के लिए बुलाया था। नान जैसे ही टेबल देखती हैं तो वहाँ पर वेडिंग की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ थी और ये सब जियांग की बहन देख रही थी, क्योंकि इसी महीने शादी है। ये सुनकर नान काफ़ी हैरान हो जाती है कि इस महीने, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब जियांग जब आता है तो तीनों खाने के लिए साथ में बैठ जाते हैं। डिशेस में ऐसी चीज़ें थी जो कि नान को पसंद नहीं थी। इस पर जिया माफ़ी मांगती है कि वो कुक को नान की पसंद नापसंद के बारे में बताना भूल ही गई थी। तो जियांग कुक से नान के लिए दूसरा सूप बनवाता है। फिर नान जियांग से इस महीने होने वाली उनकी शादी के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था। जियांग कहता है कि वो उसे डिस्कस करने ही वाला था, वो जल्दी इसीलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी में काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होने वाले हैं, तो उसे डर है कि वो इस सब के लिए फिर से टाइम नहीं निकाल पाएगा। लेकिन नान के लिए ये सब काफ़ी जल्दी हो रहा था और पेरेंट्स इसके लिए मानेंगे या फिर नहीं, उन्हें अभी ये भी नहीं पता था। तो जियांग पहले उसे इसके लिए एग्री होने को कहता है। बीच में फिर जिया जब नान को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी तभी जियांग उसे बार बार रोक दे रहा था। नान बोलती है कि जिस तरह इतना जल्दी वो दोनों ही मिलकर सब कुछ डिसाइड कर लिया है वो सही नहीं था। इस पर जियांग उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से वो हर चीज़ उससे डिस्कस करेगा, पर जिया उसे खुश नहीं लग रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉम और डैड जियांग की फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी शियान गाँव और बच्चों के साथ वहाँ पर आती है, जहाँ डैड जब गाँव से उसके काम के बारे में पूछते हैं तो उसकी तरफ से शियान जवाब देती है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। इतने में जोंग भी आती है, जिसके पीछे पीछे दोंग भी वहाँ पर आ जाता है।
जोंग उसे देखकर हैरान थे। तो डैड कहते हैं कि मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है। जोंग फिर जाने लगती है तो डैड उसे रोकते हुए कहते हैं कि नान का स्पेशल डे है, तो पूरी फैमिली का होना यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन वो फिर भी चली जाती है तो शियान उसके पीछे जाती है, जहाँ जोंग उसे कहती है कि वो डोंग को देखना नहीं चाहती और उसके सामने वो उसके साथ अच्छे कपल होने का दिखावा नहीं कर सकती। इससे जियांग के सामने फैमिली का इंप्रेशन ही डाउन होगा। इतने में उन्हें लेने के लिए कार आ जाती है, जिसके बाद जोंग जानबूझकर ऐसी सीटिंग करती है कि सिर्फ डोंग ही बाहर रह जाता है। तभी उसे जोंग का मैसेज आता है जिसे उसने पीछे आने के लिए मना कर दिया था। वहीं वो लोग जब जियांग के घर पहुंचते हैं तो जियांग नान और जिया के साथ उनका वेलकम करता है। अंदर आने के बाद जिया सभी को अपने भाई की पसंदीदा टी सर्व करती है। जोंग देखती है कि उसने जो ब्रेसलेट डाला था वो जिया के ब्रेसलेट से मैच करता है, तो वो उसे चुपके से निकाल देती है। जो चीज़ जिया भी देख लेती है। वे सभी शादी की बात करने लग जाते हैं कि इसे लो प्रोफाइल ही रखा जाएगा। फिर जियांग और नान बताते हैं कि वो ये शादी 2 ही हफ्तों में करना चाहते हैं, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना जल्दी क्यों। और मॉम को यहाँ पर लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है इसीलिए, पर नान मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जियांग बताता है कि वो कुछ टाइम में काम में बिजी हो जाएगा, इसलिए वो पहले शादी करना चाहता है। मॉम को यहाँ पर फिक्र हो रही थी कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तो जिया यहाँ पर अपने पैसों की पावर दिखाते हुए कहती है कि वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। उसने वेडिंग प्लानर को भी यूएस से बुलवाया है ताकि सब कुछ बढ़िया रहे। जिसकी बातें सुनकर सभी लोगों के साथ उसका भाई भी परेशान हो रहा था। तभी केयरटेकर वहां पर आकर बताती है कि कोई देंग नाम का पर्सन बुके लेकर आए हैं, जो सुनकर जोंग हैरान हो जाती है कि वो यहाँ पर क्यों आ गया। जिया अब जब जाकर देखती है तो वो उसे कोई नॉर्मल डिलीवरी पर्सन समझती है। देंग उसे ट्रॉली मांगता है क्योंकि बुके काफ़ी बड़ा है, पर वो मना करके अंदर चली जाती है। देंग अब ड्राइवर को ज़्यादा पैसे देकर उस बुके को अनलोड करने में हेल्प मांगता है, लेकिन गलती से वो अंदर एक वाज गिरा देता है। ये देखकर जिया उन पर काफ़ी गुस्सा करती है और जब बताती है कि ये 4 लाख युआन का है तो ड्राइवर देंग से अपने पैसे लिए बिना ही चला जाता है। आवाज़ सुनकर जब नान और जोंग आकर देखते हैं तो नान जिया को देंग के बारे में बताती है कि ये जोंग का हस्बैंड है। लेकिन जिया तो उस वाज को लेकर काफ़ी टेंशन में थी क्योंकि इसे एक बड़े आर्टिस्ट ने अपने हाथों से बनाया था। तभी जियांग भी वहाँ पर आ जाता है, जो सब कुछ देखने के बाद जिया को शांत होने के लिए कहता है। वहीं मॉम डैड नीचे से ये सुनकर हैरान होते हैं कि इतना कॉस्टली वाज देंग ने तोड़ दिया। पर जियांग काफ़ी शांत नेचर का था, इसीलिए वो इस बार में भूल कर सभी को खाने के लिए कहता है। लेकिन जोंग वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो देंग के साथ यहाँ पर नहीं रुक सकती थी। पर शियान उसे मनाती है कि वो यहाँ पर सबको क्या बताएगी और उसे कुछ टाइम रुकने के लिए कहती है। डिनर टेबल पर अब जब सभी लोग साथ होते हैं तब जियांग नान और उसकी फैमिली को थैंक्स कहता है, उसे भी अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए। इसके बाद जिया उनकी फैमिली के लिए ऐसी ऐसी डिशेस बनवाती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तभी उनके बीच दोंग खड़ा हो जाता है जो कि काफ़ी ड्रिंक कर चुका था। वो जियांग और नान को उनके फ्यूचर के लिए हैप्पीनेस विश करता है, जिसे जोंग और ड्रिंक करने से मना कर रही थी, पर वो उसकी बात नहीं मानता। जिस बीच गलती से ड्रिंक जिया के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और खुद को क्लीन करने चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग का ड्राइवर जोंग और देंग को उनके घर ड्रॉप करता है, जहाँ पर जोंग उस पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुमने हमारी पूरी फैमिली को एम्बैरस कर दिया। इसीलिए वो सेम वैसा ही वाज जिया के लिए लेकर आने के लिए बोलती है। तो देंग उसे उनकी तरफ से दिया हुआ कैश दे देता है जो कि 1 लाख युआन था और कहता है कि इसमें मेरा भी शेयर है। पर जोंग मना कर देती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे डिवोर्स देने से मना किया तो मैं नान की शादी के बाद तुम पर केस कर दूंगी। दूसरी तरफ हम मॉम डैड को देखते हैं जो कि काफ़ी एम्बैरस फील कर रहे थे। जो कुछ भी वहाँ पर हुआ था उसकी वजह से मॉम टेंशन में थी कि अगर उन्होंने कंपनसेट नहीं किया तो कहीं वो नान के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दे। डैड टेंशन में थी कि जिया को मनाएंगे कैसे क्योंकि वो काफ़ी एरोगेंट है। तभी डैड मॉम को अपने साथ एटीएम लेकर जाते हैं बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, पर उनके होश उड़ जाते हैं जब वो अपना बैलेंस देखते हैं। उसमें करीब 6 मिलियन थे। ये देखने के बाद वो हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर फिलहाल वो यहाँ से चले जाते हैं। सीन अब जियांग पर आता है जो नान को बताता है कि उसे आज फैमिली के साथ काफ़ी मज़ा आया क्योंकि अभी तक वो सिर्फ अपनी बहन के साथ में ही था और आज उसकी फैमिली से मिलकर उसे अपना सा लगा। इसलिए वो नान से कहता है कि शादी के बाद हर वीकेंड वो मॉम डैड के घर पर चलेंगे, तो सुनकर वो खुश हो जाती है। लेकिन वो अभी उसी वाज के बारे में सोच रही थी जो कि देंग से टूटा था। जब इसके बारे में वो जियांग से बात करती है तो वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, वो वाज डुप्लीकेट था। जिया को हमेशा से लगता है कि वो असली है। अगर ऐसा होता तो मुझे भी काफ़ी बुरा लगता है। ये जानने के बाद नान चैन की सांस लेती है। दूसरी तरफ जोंग अपना वो ब्रेसलेट ढूंढ रही थी जो कि उसने थोड़ी देर के लिए निकाल लिया था, लेकिन अब वो उसे कहीं गिर गया था। तेंग बोलता है कि वो उनके घर पर या फिर कार में रह गया होगा, लेकिन जोंग गुस्सा होकर अंदर चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव था और वो नान को इसे ढूंढने के लिए कहती है।
नान भी उसे हर तरफ ढूंढ रही थी लेकिन वो उसे नहीं मिलता, जो सब जिया वहाँ पर बैठकर देख रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि नान जोंग को मिलकर उसे उसका ब्रेसलेट लौटाती है और बताती है कि उसे ढूंढने में जिया ने मदद की, पर जोंग देखते ही पहचान जाती है कि ये नकली है और वो नान को जिया से सावधान रहने की एडवाइस देती है क्योंकि उसे वो बुरी लगी है। जोंग इस बारे में उसे जिया से बात करने के लिए मना करती है, पर नान इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो जिया के पास चली जाती है जहाँ वो जिया से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बोलती है कि किसे पता कि तुम्हारी बहन के पास जो ब्रेसलेट था वो असली था या फिर नहीं। नान उसे बताती है कि वो वेडिंग गिफ्ट था जो कि शियान ने उसे दिया था, लेकिन जिया यकीन नहीं करती और कहती है कि ज़रूर से मेरा असली ब्रेसलेट चाहिए होगा, इसलिए वो ये सब नाटक कर रही है। इस पर नान भी उसे ही कह देती है कि तुमसे ये देखा नहीं गया ना कि मेरी बहन के पास तुम्हारे जैसा ब्रेसलेट है। उनकी बहस अभी यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, तभी केयर टेकर आकर बताती है कि वेडिंग प्लानर आ गए हैं जिसे जिया ने बुलवाया था, लेकिन नान बोलती है कि ये मेरी शादी है तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही होगा, और वो खुद ही वेडिंग प्लानर से बात करने के लिए चली जाती है। सीरम मॉम डैड पर आता है जो कि जोंग और शियान को बताते हैं कि जियांग ने उन्हें काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया है जब वो उसे लौटाना चाहते हैं। शियान के हिसाब से वो पैसे जियांग ने इसीलिए दिए थे ताकि हम उनसे नान की शादी की डाउरी का सामान खरीद सके, ताकि उसके सर्कल में हमारी रेपुटेशन बनी रहे। लेकिन डैड उसके पैसे लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम जो अफोर्ड कर सकते हैं वही उन्हें देंगे और जियांग के पैसों को हाथ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि वो लोग अपने होम टाउन में एक और वेडिंग भी अरेंज करेंगे। इतने में नान वहाँ पर आती है, जिसे जब सारी बात पता चलती है तो बताती है कि जियांग की फैमिली में सिर्फ उनकी बहन ही है और अगर वो यहाँ पर आकर हमारे रिलेटिव से मिलेगी तो उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन डैड बोलते हैं कि वो उसे ग्रैंड वेडिंग देना चाहते हैं, पर नान का कहना था कि ब्राइड साइड के अगर इतने सारे लोग होंगे और ग्रूम साइड का सिर्फ एक तो कितना अजीब लगेगा, जिसके बाद सभी को सही लगती है सिवाय डैड के, इसलिए वो नाराज़ होकर अंदर चले जाते हैं। फिर तीनों सिस्टर जाते वक्त वेडिंग प्लान कर रही थी कि नान की शादी कैसी होनी चाहिए और उसे क्या पहनना है। शान फिर जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब चाइजन उसे गाँव का रिज्यूम मांगता है क्योंकि फ्यूजन फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन उनकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है। ये सुनकर शियान काफ़ी खुश हो जाती है। घर आकर जब वो ये बात गाँव को बताती है तो काफ़ी खुश हो जाता है। शियान उसे बताती है कि अभी वो फ्यूजन से मीटिंग करने जा रही है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो चाइजन उसे बताता है कि उसका फ्रेंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो बताता है कि उन्हें गाँव की अंडर ग्रेजुएट डिग्री अच्छी नहीं लगी और उसके फ्रेंड के लिए उसे रिकमेंड कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए वो शियान को गाँव को स्कूल्स में ट्राई करने के लिए कहता है जहाँ उसे जॉब मिल सके, पर गाँव के रिजेक्शन से वो काफ़ी अपसेट थी, तो वो आइडिया देता है कि क्यों ना हम उसके लिए ट्रायल लेक्चर अरेंज करवाएं जिसमें उसे खुद को प्रूव करना होगा। घर आकर जब वो गाँव को ये बताती है कि उसके लिए वो ट्रायल लेक्चर जल्दी अरेंज करेंगे तो वो खुशी के मारे उसे उठा लेता है और उसे थैंक्स कहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड गेस्ट की लंबी लिस्ट तैयार कर रहे थे जिन्हें मॉम कम करने के लिए कहती हैं क्योंकि नान से कल उनकी बात हुई थी, लेकिन डैड कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो यहाँ पर एक और ग्रैंड वेडिंग अरेंज करेंगे जिसमें सिर्फ हमारी साइड से लोग होंगे। इतने में डैड की बहन आती है जिन्हें मॉम जब सारी बात बताती हैं तो वो डैड को समझाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते। आंटी फिर मॉम से नान की बात करने लग जाती है कि उसकी शादी के लिए वही हेयर स्टाइल डिसाइड करेंगे क्योंकि जोंग का भी उन्होंने ये किया था। इस पर डैड उन्हें साफ साफ मना कर देते और कहते हैं कि वो अलग है। इतने में जोंग वहाँ पर आती है और आंटी से कहती है कि नान का हस्बैंड काफ़ी रिच है तो वो कोई बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट ही लेकर आएंगे, और वो डैड की बात से नाराज़ होकर चली जाती है कि उनके लिए वो और नान अलग है। जिसे समझाने के लिए मॉम उसके पीछे जाती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नान उनकी खुद की बेटी नहीं है। नान के पेरेंट्स उसके बचपन में ही मर गए थे, लेकिन जोंग के डैड ने उसे अपनी बेटी की तरह बड़ा किया है। तब जोंग एक पुरानी बात करती है कि जब आप लोग मुझे विलेज से वापस लेकर आए थे तो मुझे लगा कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लाए होंगे जो कि आने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस फैमिली में बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। इस पर मॉम उसे बताती है कि उस दिन नान का बर्थडे था और हमने उसके पेरेंट्स को जल्दी आने के लिए कहा था। उसी बीच उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्होंने किसी का भी बर्थडे नहीं मनाया था। इस पर जोंग कहती है कि मैं सब कुछ अच्छे से समझती हूँ, लेकिन उस वक्त मैं भी बच्ची ही थी ना। आपने अपना गिल्ट कम करने के लिए नान को बड़ा करने का फैसला किया, पर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे विलेज में भेज दिया। यहाँ तक भी वो सिचुएशन समझ रही थी, पर जब वो वापस आई तब फैमिली से उसे कभी वैसा अटेंशन नहीं मिला जो कि उसे मिलना चाहिए था। इस दौरान उसे कितना कुछ सहना पड़ा सिर्फ वही जानती है। मॉम डैड ने हमेशा उसे और नान को अलग ट्रीट किया, जो बात कहते हुए रोने लग जाती है। नान को हमेशा उससे अच्छा ट्रीट किया गया, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, सब कुछ उसे मिला, जो कि शायद अगर उन्हें बराबर मिलता तो आज जोंग की लाइफ कुछ और होती। फिर हम नान को देखते हैं जो कि वर्कशॉप पर काम कर रही थी।
वो एक ग्लास का वाज बनाकर जिया को देती है, पर इसे देखकर वो कहती है कि ये तो काफ़ी चीप लग रहा है। नान बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शादी में आ रहे मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड को तुम एक्स्ट्रा रेड एनवेलप दे देना। इसके बाद जिया उससे पूछती है कि ब्रेसलेट वाली बात तुमने जियांग को क्यों नहीं बताई, हो सकता है कि वो तुम्हें इसे महंगी गिफ्ट कर देता। जिसकी ऐसी बातें सुनकर नानू से बोलती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं तो सोच रही थी कि हम एक ही रूफ के नीचे रहने वाले हैं तो चीज़ें सॉर्टेड रहनी चाहिए, और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हूँ तो जाकर इस बारे में खुद ही अपने भाई से बात कर लो। इतना कहकर वो चली जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।